प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने पैराग्राफ ये पढ़ा था कि एमेनहोटेप थर्ड थे, जो किंग टूट के फादर होंगे या ग्रैंड फादर होंगे। वो बहुत ही पावरफुल राजा थे और उन्होंने 4 शताब्दियों तक 40 साल तक उस पर राज किया। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जगह पे आए एमेनटोप फोर्थ, जो जिनका बड़ा ही विचित्र युग रहा और उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। उन्होंने अपना जो नाम था वो बदल के अखानाटन रख दिया। उसके बाद उसकी राजधानी भी थीब से लेके अखेनाटन, जिसको आज अमरना के नाम से जाना जाता है, वो उसने बदल दी। और जो रे जॉनसन थे, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, निदेशक थे, उन्होंने ये कहा कि शायद ये बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा, बहुत ही डरावना समय रहा होगा जब उन्होंने इतने परिवर्तन किए थे। अब इससे आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या है। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेख करे अपीयर ब्रीफली एंड एग्जिट विद हार्डली ए ट्रेस। अखेनाटन की मृत्यु के बाद एक बहुत ही मिस्टीरियस रूलर आया जिसका नाम था इसमेख करे, जो थोड़े समय के लिए आया और वो जल्दी ही चला गया। एग्जिट का मतलब चला गया, विद ए हार्डली ए ट्रेस, उसने कोई अपना पहचान नहीं छोड़ी, ठीक है, मतलब उसने कोई ढंग का कार्य नहीं किए। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखाटेन टुक द थ्रोन। उसके बाद में एक यंग बालक जिसका नाम टूटनखाटेन था, उसने इस गद्दी पर बैठा। किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, किंग टूट के नाम से जानते हैं। तो ये इससे आगे क्या लिखा है, द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामून, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। और जो ये राजा टूट थे, किंग टूट थे, इन्होंने जल्दी ही अपना नाम क्या रख दिया, अखेनाटन से इन्होंने टूटनखाटेन से क्या रख दिया, तुतनखामून। क्या मतलब था इसका, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की जीवित इमेज, जीवित प्रतिमा, जीवित चित्र। एंड ओवरसाए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, जो पुराने रीति रिवाज थे उनको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश की। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, उन्होंने लगभग 9 साल तक राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक ही जो है मर गए। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, वो अपनी फेम को ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, और उनको अपने भाग्य के बारे में भी ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं थी, ज़्यादा उसका मालूम नहीं था। टूट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, टूट एक ऐसी मम्मी है जैसे कि इजिप्ट में बहुत सारी मम्मी हैं। हाउ मैनी, कितनी मम्मी आई तो कोई बता नहीं सकता, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 और सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। जो इजिप्ट की मम्मी का, मिस्र की मम्मी का जो परियोजना है, उन्होंने एक लिस्ट बनाई जो 2003 के लास्ट में बनाई थी, और उसमें लगभग 600 मम्मियों को उन्होंने रिकॉर्ड किया और अभी भी वो उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज विद द पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। उसके बाद क्या हुआ, पहले फेज़ में क्या किया कि वो सारी मम्मियों को काउंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं किस किस की मम्मी हैं। नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट जो उनका फेज़ था क्या था, उन सभी मम्मियों की स्कैनिंग करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। और सीटी स्कैन मशीन किसने दी थी, किसने डोनेट की थी, ये दान की थी राष्ट्रीय भूगोल समिति ने, और सीमेंस जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने। तो
किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड इन डेथ। उनकी डेथ के बाद में किंग टूट पहली राजा हैं जिनकी मम्मी को स्कैन किया जा रहा है। एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री। जो राजा टूट थे वो जीवित थे तब भी सबसे आगे रहते थे, और अब जब मर गए हैं तब भी वो सबसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि उनकी मम्मी को सबसे पहले स्कैन किया जा रहा है, सीटी स्कैन उनका किया जा रहा है। तो नेक्स्ट देखो क्या है पैराग्राफ में। ए सीटी स्कैन मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टोए। जो सीटी स्कैन मशीन होती है सभी आप लोग जानते ही होंगे। एक एक्सरे मशीन होती है, सीटी स्कैन मशीन होती है। एक्सरे मशीन छोटे से पार्ट को लेती है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, जबकि सीटी स्कैन जो होता है वो डीप में जाके उसकी खोज करता है किसी भी चीज़ की। तो ए सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टेल क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। जो सीटी स्कैन मशीन है वो सिर से लेके पैर तक उसका स्कैन करती है मम्मी का, और एक बार में वो 1700 डिजिटल एक्सरे लेती है इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब है हर एंगल से। टूट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंट्रीगेट स्ट्रक्चर। उसकी जो बनावट थी शरीर की, उसके लिए उन्होंने उनके टूट की 0.62 मिलीमीटर स्लाइस कर करके उनकी फ़ोटो ली, स्कैनिंग किया उनको, एंड टेक्स एन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और जो फाइनल इमेज आई उसमें उन्होंने बड़ी ही विचित्र डिटेल मिली। ठीक है। विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एटोनॉमी began to probe the secrets that the winged goddess of gilded burial sirene protect for a long। इसमें ये बता कि सीटी स्कैन जो मशीन है वो सिर से लेकर पैर तक एक्सरे, सिर से लेकर पैर तक स्कैनिंग करती है, और इनका जो स्कैनिंग किया गया 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाली गई। ठीक है। और जो उनका हेड था उसमें जो है 0.62 मिलीमीटर स्लाइस में कर करके उनकी स्कैनिंग की गई थी, ताकि जो फाइनल इमेज निकले उसकी जो डिटेल हैं वो बड़ी विचित्र हो, बड़ी अनोखी हो। यानी कि हर कुछ जो भी जानने की उनकी इच्छा थी सारा उनको जानने को मिल जाए। इसके बाद इसमें जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसकी एक टीम थी जिसमें रेडियोलॉजिस्ट थे, फोरेंसिक वाले थे और एटोनॉमी वाले थे। रेडियोलॉजी का मतलब होता है जो एक्सरे लेते हैं, फोरेंसिक का मतलब जो अवशेषों की छानबीन करते हैं, और एनाटोमी मतलब मानव संरचना से संबंधित लोग भी उसमें लगे हुए थे, जो उनकी टू प्रोव द सीक्रेट्स, जो उनके रहस्य थे उनको उनका जांच करने के लिए सारे बैठे थे। दैट द विंग्ड गोडेस ऑफ द गिल्डेड ब्यूरियल सिरेने प्रोटेक्ट फॉर लॉन्ग। और वो ऐसा मानते थे कि जो विंग्ड गोडेस है जिसका नाम है ओसिरिस, ओसिरिस किसको बोलते हैं? गोडेस ऑफ द आफ्टर लाइफ। क्योंकि ये सभी लोग, मिस्र वाले लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और इसलिए सभी लोग, ये जितने भी राजा महाराजा होते थे, ये अब जब मरते थे इनके साथ में इनके जो लाइक वाली चीज़ें होती थी जिसको पसंद करते थे, सारी चीज़ों को वो रखते थे। तो ये खोज करनी चाहते थे कि जो ओसिरस है, जो गोडेस ऑफ आफ्टर लाइफ है, उसने कितने दिनों से इनकी मम्मी को प्रोटेक्ट करके रखा है, इनको सुरक्षा प्रदान की है। आगे क्या लिखा है? द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टोम इन ए बॉक्स। नाइट के समय जब वो इनका सीटी स्कैन किया जा रहा था, तो जो वर्कमैन थे, कार्य करने वाले लोग थे, टूट की जो टोम थी या उनकी जो कब्र थी, उनकी जो डेड बॉडी थी, मम्मी थी, उसको एक बॉक्स में रख करके ले गए। लाइक पाल बेरर दे क्लाइम ए रैम्प एंड फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer
दैट हेल्ड द स्कैनर। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा टिपिकल है सेंटेंस कि लाइक पाल बेयरर, जैसे पालकी ले जाने वाले लोग होते हैं ऐसे ही अर्थी को ले जाने वाले लोग भी होते हैं। तो जो उनको लेके जा रहे थे उनकी डेड बॉडी को, उनकी मम्मी को, दे क्लाइम्ड ए रैम्प, वे एक रैम्प के ऊपर चढ़े, एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और कुछ जो ये थे आपके स्टेयर थी, पैड़ियाँ थी, उनके ऊपर चढ़े, इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, और चढ़ करके फिर वो कहाँ उतरे, उड़ते हुए रेत में नीचे उतरे, मतलब रेत थोड़ी थोड़ी सी उड़ रही थी। आपने को जैसे पता है कि इनकी मम्मी 26 फीट गहरे गड्ढे में थी, तो उसको ऊपर लाने के लिए क्या किया उन्होंने, एक रैंप पे चढ़े, उसके बाद सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ गए, और जब ऊपर आए तो जो सैंड थी, जो बालू थी, वो उड़ रही थी, स्वेलिंग कर रही थी, उड़ रही थी। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उस मम्मी को उनको ट्रेलर के ऊपर रख दिया, दैट हेल्ड द स्कैनर, और जिसमें स्कैनर था। ठीक है, स्कैन करना था उनकी डेड बॉडी को, तो उन्होंने क्या किया, नीचे से उठा के लाए और उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा ट्रेलर पे उसको रख दिया, और ट्रेलर पे रखने के बाद में 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। और लगभग 20 मिनट के बाद 2 लोग आए, जो स्प्रिंट का मतलब होता है तेज़ दौड़ना, तेज़ दौड़ते हुए एक ऑफिस नियर बाई, जो ऑफिस थी नज़दीक की एक ऑफिस थी, वहाँ गए और एक पेयर वाइट प्लास्टिक फ़ैन का लेकर के आए। द $1 million स्कैंड हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, और जो ये $1 million का था, लाखों डॉलर का जो स्कैनर था, ये बंद हो गया था क्योंकि उसके उसके जो फ़ैन था उसमें सैंड चली गई थी, बालू चली गई थी। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, और घबराते हुए एक गार्ड ने कहा कि शायद ये किसका कर्स है, ये फैरो का कर्स है, ये राजा का कर्स है, क्योंकि लोग उनकी जो मम्मी थी या डेड बॉडी थी उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो उस गार्ड ने कहा कि शायद ये राजा का कर्स है, आप उनको तंग कर रहे हो। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और जो फ़ैन लेके आए थे सब्स्टिट्यूट के तौर पर, वो जो है उन्होंने उनके प्रोसीजर को, जो प्रोसीजर था, जो विधि थी, उसका पूरा कर दिया, यानी कि वो फ़ैन अच्छे चले। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और ये चेक करने के बाद कि कोई डाटा लॉस्ट नहीं हुआ, द टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियन जो लोग थे उन्होंने टूट की मम्मी को दोबारा से उन पाल बियरर्स को, वर्कमैन को दे दिया, वो कैरीज हिम बैक टू द हिज टोम, जो उनको वापस उस टोम में रख के आ गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही was removed from his coffin, Pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago। और ये कह रहे हैं कि 3 घंटे से पहले ही उन्होंने फ़ैरो को दोबारा से उनकी कब्र में रख दिया, जहाँ वो बहुत साल पहले रह रहे थे, जहाँ पे वो बहुत साल पहले रह रहे थे। यानी कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसीजर में उनको 3 घंटे से भी कम का समय लगा। जब से उनकी डेड बॉडी उनके कब्र से निकाली, उसको स्कैनर पे रखा, ट्रेलर पे रख करके जिसमें स्कैनर था, और उसके बाद उसको स्कैन किया और फिर वापस रखा, तो टोटल इसमें टाइम लगा आपका लेस देन 3 hours। अब नेक्स्ट के पैराग्राफ में क्या है, बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ द टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अब जब वो उनकी डेड बॉडी को, उनकी मम्मी को वापस कब्र में लेके जा रहे थे, तो एक टेक्नीशियन था, उन्होंने क्या किया, उनकी ये बड़ी ही एस्टोनिशिंग इमेज खींची, आश्चर्यचकित करने वाली तस्वीर उनकी खींची। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटर्ड ऑफ पिस्कल। पिस्कल क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत से पार्ट में लेते हैं, जैसे आपका सपोज करो आपको घोड़ा दौड़ रहा है, उसका फ़ोटो लेना है, तो पिस्कल में इसको लेंगे तो वो हर एक मूवमेंट को बारीकी से बताएगा आपको।
एक स्टेप को ही वो कम से कम 1000 स्टेप में दिखाएगा। जैसे घोड़े ने एक स्टेप रखा तो उस स्टेप को जब हम फिसकल के द्वारा लेंगे तो उसको हज़ारों स्टेप में दिखा देगा कि मिली सेकंड का भी वो एक्टिविटी बताता है। तो उनका जो हेड था उसका उनको जो है अलग अलग पार्ट में उसको स्कैन उसका फ़ोटो लिया गया, उसने फ़ोटो लिया। द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्ट इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो टेक्नीशियन था उसने इसको हर डायरेक्शन में टिल्ट किया, घुमाया। नेक वर्टिब्रेई अपीयर एज क्लियरली एज इन द एन ऑटोनोमी क्लासेज, और जो उनकी बैकबोन थी, नेक माने गर्दन और वर्टिब्रेई का मतलब होता है जो पीछे का जो हिस्सा जोड़ता है, यानी कि बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी। और आपने देखा कि रीढ़ की हड्डी में जॉइंट, बहुत सारे जॉइंट होते हैं, तो उसी के बारे में लेखक ने बताया कि नेक वर्टिब्रेई अपीयर एज क्लियरली एज एन एटोनॉमी क्लासेस। जैसे मानव संरचना की क्लास चलती है उसमें आपकी जो बैकबोन है उसको, रीढ़ की हड्डी को, हर एक जॉइंट को क्लियरली दिखाते हैं, ऐसे ही जब उन्होंने फ़ोटो ली तो उसमें भी वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। अदर इमेजेस रिवील ए हैंड, और दूसरी उन्होंने जो फ़ोटो ली वो किसकी ली, वो हाथ की ली। सेवरल व्यू ऑफ रिब्स, और पसलियों के बहुत से फ़ोटो लिए। एंड ए ट्रांसैक्शन ऑफ द स्किल, स्किल माने खोपड़ी, और खोपड़ी का भी उन्होंने ट्रांसैक्शन लिया, यानी कि खोपड़ी के भी बहुत सारे फ़ोटो लिए। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, अब सिटिंग बैक इन ए चेयर जाही हवास स्माइल। अब जो है जाही हवास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि उनका जो प्रेशर था उनके ऊपर कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए वो अब जो है समाप्त हो गया है। और विजिबली रिलीव दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और उन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ ज़्यादा गलत नहीं हुई है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक ही हो गया। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सैड, उन्होंने कहा कि पिछली रात वो एक सेकंड भी नहीं सोए। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा। बाय द टाइम, नेक्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ आपका। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जैसे ही उन्होंने उस ट्रेलर को छोड़ा जिस पे डेड बॉडी रख के लाए थे। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, डिसेंडिंग माने नीचे उतरते हुए, मेटल स्टेयर लोहे की सीढ़ियों से, टू द सैंडी ग्राउंड, सैंडी ग्राउंड का मतलब ग्राउंड पे समझ लीजिए आप, ठीक है। जैसे उन्होंने ट्रेलर को छोड़ा और वो लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरते हुए ग्राउंड पे आए, द विंड हैड स्टॉप, विंड जो है रुक गई। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब वो उनकी डेड बॉडी को लेकर के जा रहे थे और ऊपर आए, 26 फुट के गड्ढे से ऊपर आए, तब हवा चलने लगी थी, तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, बालू उड़ रही थी। लेकिन जब उन्होंने डेड बॉडी को रख दिया तब उसके बाद वो हवा रुक गई। द विंटर एयर ले कूल एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि डेथ होती है जो बहुत ही स्टिल होती है, स्थिर रहती है, कूल होती है, ऐसे ही तो विंटर की जो एयर है वो भी डेड बॉडी की समान ही बिल्कुल ठंडी और स्थिर हो गई थी, यानी कि हवा भी बिल्कुल धीमी थी और ठंडी थी। जस्ट लाइक द डेड बॉडी, जस्ट लाइक द डेथ जब आती है उस समय की बात है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस जो इनकी मिस्र की जो वैली थी जहाँ पे मम्मी रखते थे उसके बारे में बता वहाँ पे। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड का मतलब है जहाँ पे आदमी डिपार्ट होके जाता है, यानी कि मरने के बाद जाता है। जहाँ पे उन्होंने द वैली ऑफ द किंग बताया था स्टार्टिंग में हमने कि वहाँ पे सभी राजाओं की वैली थी, उनकी मम्मी वहाँ पे सुरक्षित रखी थी। जस्ट अबाउ द एंट्रेंस टू द टूट स्टोम स्टूड ओरियन, और जो टूट का एंट्रेंस था, प्रवेश द्वार था, उसके ठीक ऊपर क्या था, ओरियन था। ओरियन क्या चीज़ होती है, द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्टियन न्यू एज द साउल ऑफ द ओसिरस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वाचिंग ओवर द बॉय किंग। और जैसे उनका कब्र में जाते थे, जो उनका गेट था उसमें एंट्रेंस था, उसके ऊपर क्या था, ओरियन था। और ओरियन क्या होता है, तारामंडल होता है।
और वो इजिप्टियन क्या समझते थे इस तारामंडल को कि ये ओसिरस की साउल है, उनकी आत्मा है। और ओसिरस कौन थे? वो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ थे, ठीक है। एंड वाचिंग ओवर द बॉय किंग, और जो इतने दिनों से जो किंग राजा था, जो बालक राजा था टुट, उनकी कब्र को की प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो ये चैप्टर पूरा हुआ प्यारे बच्चों। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया आपको? इसमें ये बताएगा कि मिस्र के देश के बारे में बता कि मिस्र में एक कल्चर है कि वहाँ पे जो राजा महाराजा होते हैं उनको उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और ये लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी अगला जीवन होता है। और इसीलिए वो इन राजाओं की जो पसंदीदा चीज़ होती थी उनको उनकी डेड बॉडी के साथ रख देते थे, जैसे आभूषण है, कोई खेलने की चीज़ है, वो सब चीज़ इनको रख देते थे। और इस चैप्टर से यही हमें सीखना है कि इजिप्ट में क्या होता है, वो कैसे किस भगवान को मानते थे। और जैसे इनके पिताजी या इनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने 40 साल तक राज किया, उसके बाद दूसरे राजा आए एमन-काटिन IV, वो उन्होंने कुछ अलग ही कार्य कर दिया, उन्होंने सब कुछ बदल दिया, राजधानी बदल दी, देवता का की जो अमुन देवता था उनकी इमेज को तोड़ दिया, मंदिर को बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये किंग राजा की जो मम्मी थी उनके रहस्य को उजागर करने के लिए ये कवि ने, ये राइटर ने ये चीज़ लिखी थी। तो कुछ चीज़ें रिवील हुई, कुछ चीज़ें अनसोल्ड रही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।